ये पापा 100 रुपये 5 नोट देने की बात, ठीक है 5 तो मैं 10,000 दूंगा। 1 नोट दिए खट दे फाड़ दिया, 2 नोट दिए खट दे फाड़ दिया, 3 दिए खट दे फाड़ दिया, चौथा दिए खट दे फाड़ दिया। अब 5वां का तो तुम्हें तब दूंगा जब तुम एक दिन मुझे 100 रुपये कमा के दिखाओ। कोई बात नहीं, आसान बात है, वही कभी कमा लेंगे। कहा जाओ एक दिन में 100 रुपये कमा के दो। वो गया दिन में, कहा मुझे कोई काम दो, कहा मैं गाड़ी पूरी मुझे 100 रुपये दे दो। किसी दूसरे के यहाँ तो कोई कहा कि गाड़ी पूरे 100 रुपये देंगे ना, 10 रुपये देंगे। तो कहा चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट तो हुआ कमाई। 10 रुपये लेके गाड़ी में पूछा, मेहनत किया, 10 रुपये मिला। फिर इसी 100 रुपये कमाने चक्कर में कहीं किसी घर में बर्तन माजा, किसी जूता साफ किया, कहीं मिट्टी फेंका, शाम तक वो 100 रुपये कमा लिया। उसमें ये लगा कि चलो कम से कम अब 100 रुपये कमा लिए, अब पापा को चले दे तो हमको 10,000 मिल जाएगा। तो देने गया लड़का, तो कहे अच्छा लीजिए पापा 100 रुपये मैं कमा लिया। तो पापा कहा अब इसको भी फाड़ो। जब उसको फाड़ने गया तो रुका, यार इस 100 रुपये कमाने में मैंने क्या क्या किया, बर्तन माजा, मिट्टी फेंका, कितना मेहनत से मैंने 100 रुपये कमाया हूँ, वो नहीं फाड़ पाया। तब वो कहा कि पापा मैं समझ गया जो आप समझाना चाह रहे थे, जो मेहनत का पैसा होता है ना उसका अलग कीमत होता है। तो यही चीज़ है, तो जो 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 चीज़ है व्यक्ति जब आप अपने मेहनत से देखें, गाड़ी लड़के पूर्ण रफ्तार उड़ाते हैं, सडनली ब्रेक मार देंगे, टायर लगा के बहुत दूर तक चले जाएंगे। जब आप कमाओ, जब आप टायर लगवाओगे ना, टायर कीमत जानो तब लग रही है, टायर मेरा तो इतना लग रहा है खराब हो गया, बड़ा जल्दी मुझे जहाँ 2 साल टायर चलता ये तो 1 साल में खत्म हो जाएगा। तब व्यक्ति को पैसे की कीमत पता चलेगी तब जब वो खुद कमाएगा, और उसके लिए व्यक्ति को पता चलता है कि 100 रुपये की कीमत क्या है। ये चीज आप लोग तमाम मोटिवेशन क्लास मतलब केवल यही नहीं होता कि आए घटर 5 पे लिखवा दिए। कल तो बहुत आप दिखाते रहे और बोले नहीं। कल तो होता है, 4 लेक्चर हमको खत्म करना है। तो देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ये वाला का पार्ट है, मिनरल्स वाला है, मिनरल्स एनर्जी है, इसमें आपका फैक्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं। तो ऐसा समझाने का पार्ट नहीं आता कि इसमें क्या समझोगे क्या। तो फैक्ट होता है, लिखाना होता है, जहाँ सब कोयला में है तो इसको आप रिलेट करोगे तो टाइम लगेगा लेक्चर में। बाकी लोहा, अभ्रक, तांबा, मैग्नीज, जस्ता, शीशा में क्या है, आपको फैक्ट ही ज्ञान में आएगा। गैलेना क्या है, जावर क्या, जावर खान किसके लिए प्रसिद्ध है, बेलाडीला क्या है, बुदन बादाम पहाड़ी कहाँ है, किसके लिए प्रसिद्ध है, ये जावर फैक्ट आएंगे। तो फैक्ट देखिए पहले आप लिख लीजिए, और एक लिखने के बाद आप लोग घर पे जाके पढ़िए जरूर, लिख के घर पे पढ़िए जरूर। अगर नहीं पढ़ेंगे ना तो वो चीज भूलता है। अगर बाबा बुदन और बादाम पहाड़ी पढ़ के जाएंगे, अगर 1 महीने बाद नाम सुने रहेंगे, लेकिन जब आप 9 बजे समझा, था कि था, कंफ्यूजन होने लगेगा, पक्का होगा। कब जब अगर नहीं पढ़े रहेंगे तब, जब उसे हर तीसरे चौथे दिन रिवाइज कर लो, देख लोगे एटलॉस में लिख दो। जब आप इंडिया के स्टेट वाइज देखते हो उसी में लिख दो, छत्तीसगढ़ बाबा बुदन पहाड़ी इसके लिए, या इस राज्य में ये चीज बैठ इसके लिए, या जावर इसके लिए, उसी में लिख दो। फायदा क्या होगा, वो एक चीज खोलोगे कई चीज मिल जाएगा। और उसके लिए आपको अलग से काफी खोलनी पड़ेगी। वो जो कोचिंग ले गए थे, कहाँ है किताब, कहाँ है खोजो, अरे छोड़ दो, एटलस देख लो। जो चीज आप एटलस में लिख सकते हो, जो भी चीज सब एटलस में लिख दो, कारण कि एक जगह आपका सब सामग्री मिल जाएगा जब एटलस खोलोगे तो। उसे महाद्वीप, उसी में भूमध्य रेखाओं की स्थित देश, उसी में खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, जल संधि, जो भी चीज आपको लगता है कि ये मैप से रिलेटेड है, सब एटलस में लिख दो। छोटा छोटा नोट उसमें पेज डाल दो, तो आपका बहुत बढ़िया प्रभाव होगा। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आप रिवाइज करने में एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये कोयला लिखिए, पढ़ाते लिखाते समय लोग अपना नाक मुंह खजलाने लगते हैं, तो लगता है कि सब लिखा है, ये चीज लगता है। हम लोग, मैं बता दूं, हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़े, कोई लिखाया नहीं, कभी लेक्चर अटेंड किया, लेकिन मैं समझता हूँ अंतर है भाई। वहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें अलग, परिस्थितियाँ अलग है, चीज़ें अलग है। यहाँ तो थोड़ा सा यह होता है कि समझाओगे लिखाओगे, दोनों चलता है। इसमें सर क्या है, तो स्टूडेंट खुद अवेयर और हाँ बात वही चीज़ है। जैसे वहाँ तो होते हैं, थोड़ा सा आप लेक्चर दिए और लाइब्रेरी अटेंड किया, यहाँ बेकार हो गया, आज आना क्यों चिल्लाए हैं, आके समझाए हैं, वो कब तक दिमाग में रहेगा, तो लिखाते ना। यहाँ जो मैं बताऊँ, जाकर घर बुक खोलो, पढ़ो, तो देखो इसका आपको 2-3 गुना आपको बढ़िया नॉलेज होगा। सेल्फ स्टडी से बेहतर कुछ भी नहीं है।
लेकिन हमने कभी कहीं कोचिंग नहीं किया, लेकिन कहीं एग्जाम में इंटरव्यू में सब दिए, कहीं कोचिंग नहीं किया। फिलॉसफी में कोचिंग किया हुआ IAS के लिए, सिविल सर्विस की फिलॉसफी, वो भी कहीं मेरा सब्जेक्ट नहीं था तब। अपनी बात सब GS अपने से पढ़ा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट अपने से पढ़ा, इंग्लिश में सब अपने से पढ़ा, केवल फिलॉसफी में एक सब्जेक्ट रखा जो मैं कोचिंग किया। बाकी कहीं कहीं कोई कोचिंग नहीं है। GS में कहीं मुझे धोखा नहीं दिया, बल्कि मेरा जो सबसे सब्जेक्ट था वही मुझे धोखा दिया। सब्जेक्ट ही मुझसे, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ा लिखा सब चीज उसी से है, लेकिन ज्योग्राफी में ही मुझे नंबर नहीं मिले PCS में। IAS में नहीं मिला, IAS में मुझे 500 में 160 नंबर मिला, जब GS बहुत अच्छे नंबर थे, 388 नंबर। उस समय जब सेलेक्ट हुए 2016 में PCS IAS में 15 में, जो 77-78वीं रैंक थे लोग IAS में सेलेक्ट, उनका किसी का 362, 370, 350 ऐसे नंबर था। लेकिन सब्जेक्ट में 160 है, उन लोग का 300, 350। तो ये जो नंबर की जो मार्जिन है, लीड है ना, ये बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देती है। तो वही चीज है, हमें तो अपनों ने लूटा, हम अपना सब्जेक्ट मुझे लूटा है, नुकसान किया है, स्थिति कोई दूसरी रहती है। GS में इसीलिए एक बार आप IAS एग्जाम कभी पेपर उठाओ, 2013-14 कुछ इसी के आसपास है, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट मिला के लगभग 68 क्वेश्चन आए थे, 68 तो जो लड़का ज्योग्राफी वाला खूब मेंस हुआ, मेंस के लिए खूब क्वालिफाई किए। बाकी अरे बड़ा अच्छा लगता है, भूगोल आ गया, भूगोल, अब इन्वायरमेंट तो कहते नहीं लोग, भूगोल पूरा क्वेश्चन आ गया। इन्वायरमेंट भी तो टॉपिक आपका है यूनिट में, तो दोनों पढ़ के ज्यादा क्वेश्चन। अब भी किसी भी समय 30-35 क्वेश्चन से कम ज्योग्राफी इन्वायरमेंट नहीं आता, कभी पेपर उठा के देख लीजिए, आउट ऑफ 100 में 30-35 से कम क्वेश्चन कभी नहीं आता ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट नहीं होगा उतना, तो करंट वाला भी ऐड करता है ना, पॉलिटिकल साइंस और स्पेशली इकोनॉमिक्स का करंट का पार्ट भी ऐड कर लेता है, तो इसे संख्या उसका बढ़ जाता है। ज्योग्राफी में करंट के पार्ट कम आता है, लेकिन इन्वायरमेंट का कवर कर लेता है, तो वही 35-40 तक क्वेश्चन पकड़ लेता है। इसलिए आप सब शिद्दत से पढ़ोगे इसको ना, तो आपका क्वेश्चन बढ़ेगा। इन्वायरमेंट के लिए मैंने कहा है कि ठीक कोई चीज पढ़िए, लेकिन परीक्षा बारी का जरूर रख लीजिए, ठीक है। चलो लिखो, कोयला लिखो, नहीं तो लेक्चर देते रह जाएंगे, बात में लेक्चर है हुआ क्यों मुश्किल बात हो, क्या नाम तुम भाई, नाम रखा तो ना है, क्या नाम है? तबस्सुम, नुसरत, पीछे तबस्सुम जहां, खातून नहीं भूलेगा, खातून बंधु, खातून सिस्टर्स। चलो लिखो, लिखो भारत में कोयला इसका बना कर, भारत में कोयला शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। भारत में कोयला शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। कोयला कोयला है, कोयला है। तो लिखो, अब लिखो, कुल विद्युत उत्पादन में कुल विद्युत उत्पादन में कोयले का योगदान लगभग 2/3 के आसपास है। कोयले का अंश छूट गया, लिख दो, कोयले का अंश लगभग 2/3 के आसपास है। जबकि कुल वाणिज्यिक ऊर्जा की मांग का लगभग 60% वाणिज्यिक है, ठीक है, वाणिज्यिक मांग है, ठीक है, 60% की पूर्ति कोयला द्वारा की जाती है। कुल वाणिज्यिक मांग क्या लिखे, कुल वाणिज्यिक ऊर्जा की मांग का लगभग 60% की पूर्ति कोयले द्वारा की जाती है। सेंटेंस घबरा रहा है, सेंटेंस में बदल बनाता हूँ। हाँ, जबकि कुल वाणिज्यिक ऊर्जा की मांग का 60%
की आपूर्ति कोयले द्वारा होती है, ऐसे लिखो, की आपूर्ति कोयले द्वारा होती है। ट्रेन आ रही होती, ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है। अभी हिल रही हो, ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है। पर ध्यान ट्रेन पर मत लगाओ, ध्यान ट्रेन पर लगाओगे, जैसे ट्रेन निकल जाती है वैसे इन्फॉर्मेशन निकल जाएगा। जब देख लो जब ट्रेन आएगी तो चली जाएगा, या तो फिर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाए। लिखो कोयले के प्रकार। लिखो एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट प्रकार में पहला है एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट एंथ्रेसाइट, इसमें देखो यह सर्वोत्तम कोटि का कोयला है, यह सर्वोत्तम कोटि का कोयला है। देखो जिसमें कार्बन की मात्रा, जिसमें कार्बन की मात्रा 90% तक पाई जाती है, 90% तक पाई जाती है, 90% तक पाई जाती है। उसी लिख लो, यह कोयला मुख्यतः, यह कोयला मुख्यतः जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। अगर को बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस, 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 बिटुमिनस कोयला लिखो। यह मध्यम श्रेणी का कोयला है, यह मध्यम श्रेणी का कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा 45 से 65% तक होती है, 45 से 65%। अगला देखो, भारत का अधिकांश कोयला इसी प्रकार का है। अगला देखो लिग्नाइट, लिग्नाइट, लिग्नाइट ये लिखो। यह तृतीय श्रेणी का कोयला है, तृतीय श्रेणी का कोयला है, जिसका रंग भूरा होता है, जिसका रंग भूरा होता है। अतः इसे भूरे कोयले के नाम से भी जाना जाता है, भूरे कोयले के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा, इसमें कार्बन की मात्रा
इसमें कार्बन की मात्रा 30 से 50% तक होती है। आखिरी लिखो पीट, पीट कोयला। यह सबसे निम्न श्रेणी का कोयला होता है। पीट, पीट, ये पीट। यह सबसे निम्न श्रेणी का कोयला होता है। जो मुख्यतः नवीन संरचना वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। संरचना वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। यह हो गया आपका 4 प्रकार में एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा कृष्णकोटि कोयला कौन है? एंथ्रासाइट है, ठीक है। लेकिन विस्तार जो भारत में सबसे अधिक पाया जाता है वो बिटुमिनस। क्वालिटी का नाम सबसे बेस्ट कोयला एंथ्रासाइट है, और जो सबसे विस्तार में भारत में सबसे ज्यादा उपलब्ध कोयला है वो आपका बिटुमिनस है, ठीक है। कहीं का बिटुमिनस बराबर, कहीं बिटुमिनस लिग्नाइट भी कहीं मिलता है। आपका स्पेशली तमिलनाडु वाला क्षेत्र है ना, आपका वहाँ पे स्पेशल रूप से लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। तमिलनाडु में सलेम है, तमिलनाडु जो आप भारत नहीं पढ़ते हो, तो तमिलनाडु में नाक वाला बनता है। ये इस क्षेत्र पे विशेष रूप से आपका लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। वो देखो वितरण, वितरण अंश सबसे कम होता है, लेस देन 20%। बस ये है कि स्टार्टिंग होने से ना, कि अगर इसी को टाइम तक आप पीट को दोगे तो ये भी अपना रूप बदल जाए। कोयले का क्या है, जितने टाइम तक हो उसका रूप, उसमें कार्बन का बढ़ता जाएगा। तो अभी नवीन संरचना है, नया नया बन रहा है, जैसे पेड़ सब वनस्पति पेड़। जैसे आपका ये जो कोयले हैं, कोयले के जमाव ही तो है पेड़ पाओ। जब पृथ्वी में जो प्रक्रिया चलती रही होगी, जीवन हुआ, वनस्पतियाँ हुई, वनस्पतियाँ प्रक्रिया हुई, वनस्पति दबती गई। वो जब दबाव से, प्रेशर से प्रक्रिया बदलती गई, उसके हिसाब से अपना स्वरूप बदलता रहा। तो बात में यहाँ पे लगवा देंगे सामने, बहुत कम है सर, निकाल 1 2 3 है। दरअसल पर्दा लगा दिया, ट्यूबलाइट थोड़ा ऊपर जाएगी। इधर तो अपना लगा है। छोटे मोटे पर्दा छोटे हैं, बड़े हैं, साइज एक नहीं है। क्या बात है? 7 भी बता रहा था, कहीं ऐसा नहीं ऊपर नीचे वैसे ये नहीं 7 नहीं, लेकिन कुछ पर्दे बड़े हैं, कुछ बड़े छोटे कुछ बड़े आप ठीक से सिला हैं। ये सब अभी पर्दा ठीक है, तुम लोग रोशनी आएगी। अभी कुछ गर्मी है। अच्छा तो हाँ, खींच तो दो। ये चलवाना है क्या? सब लोगों से कह रहे हैं कि हाँ स्लाइड से आप स्लाइडर तो ये सही हो गया प्रोजेक्ट? नहीं, वो तो सही है सर। हाँ, वो सही है, बस ये है कि पर्दे की वजह से सब नहीं हो पा रहा था। प्रकाश सब सही है, कोई दिक्कत नहीं, प्रकाश की वजह से हो रहा था। तब इसलिए तो पहले पेपर लगवा दीजिए। अब वही है, ये वो पर्दे कर लिए ज़्यादा नहीं, ठीक। हाँ, जो पर्दे नहीं होता यानी उसमें कि जो है बाद में ट्यूबलाइट लग जाएगी। जी ये कॉम्प्लिकेशन लिखेंगे। क्या खड़े हो? कि जब सबसे आखिरी में मैं बैठूंगा, वेट करोगे सब खर्च रहे तब मैं बैठूंगा। तो देखो वितरण लिखो, वितरण लिखो। वितरण लिखो। भारत में कोयले की प्राप्ति, भारत में कोयले की प्राप्ति 3 युग के चट्टानों से होती है।
तीन युग के चट्टानों से होती है। पहला गोंडवाना काल, मेसोजोइक काल, टर्शियरी काल। ये तीन क्रम ये कोयला है, कोयले तीन क्रम के पाए जाते हैं। गोंडवाना काल, सब मेसोजोइक काल, टर्शियरी काल, प्राचीन से नए हैं। ये सबसे पुराना चट्टान है, ठीक है। इसलिए अधिकांश जो भारत में कोयला है इसमें पाया जाता है। टर्शियरी कोयला कम है, जो नवी चट्टान से नॉर्थ ईस्ट वगैरह में है उसमें ये पाया जाता है, ठीक है। देखो उपरोक्त प्राप्तियों के आधार पर, इन तीन के आधार पर, उपरोक्त प्राप्तियों के आधार पर भारतीय कोयले को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला गोंडवाना कोयला, दूसरा कोयला कौन है कौशल? अब लिख रहे तब बताओगे। टर्शियरी कोयला, दो कोयला के विभाजित किया था इन तीनों, यानी गोंडवाना, मेसोजोइक और टर्शियरी को मिला के जो भारतीय कोयले को दो भागों में बांटा गया। मेसोजोइक काल में जो कोयला वो नगण्य अवस्था में पाया जाता है, उतना नहीं पाया, बहुत कम पाया जाता है। तो सबसे अधिक यही तो पाया था, उसमें भी सबसे अधिक गोंडवाना कोयला, ठीक है। लिखो थोड़ा सा गोंडवाना कोयला लिखो, गोंडवाना कोयला। भारत में 98% कोयला भंडार, 98% कोयला भंडार एवं 99% 99% उत्पादन में गोंडवाना कालीन कोयले का ही योगदान है। गोंडवाना कालीन कोयले का ही योगदान है, कोयले का योगदान है। यह कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का है, बिटुमिनस प्रकार का है एवं मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का है एवं मुख्यतः दक्षिण प्रायद्वीपीय पठारी भाग में संचित है। यह कोयला प्रायद्वीपीय भारत में दामोदर, क्या है दामोदर? दामोदर, सोन, ब्राह्मणी, इंद्रावती, नर्मदा, कान्हन लिख रहा हूं, कान्हन,
कान्हन नदी घाटियों, कान्हन आदि नदी घाटियों में, कान्हन नदी घाटियों में विस्तृत है। दूसरा देखो टर्शियरी काल। टर्शियरी कालीन कोयला, टर्शियरी कालीन कोयला, दूसरा लिख लो। टर्शियरी पहला गोंडवाना काल था, दूसरा टर्शियरी काल, गोंडवाना कोयला था, दूसरा टर्शियरी कोयला लिखो। टर्शियरी काल का कोयला लिग्नाइट से लेकर एंथ्रेसाइट प्रकार का है, एंथ्रेसाइट प्रकार का है। यह मुख्यतः उत्तर पूर्वी भारत एवं जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। हेडिंग क्या लिखे थे? वितरण लिखे थे ना? काटने का मेरा मन कर रहा है। चल कोई बात नहीं काटोगे, काटने में दिक्कत लग रही है तो चलो कोई दिक्कत नहीं, काटी दो। जो वितरण लिखे हो ना वो काट दो, वो प्रकार में आने दो। नहीं, वो प्रकार चल ही रहा था ना, चारों प्रकार हुआ, उसके बाद आपका गोंडवाना और ये आ गया, टर्शियरी आ गया, तो काट तो उसी में चल रहा है। क्योंकि नहीं तो लिखना, उसका तो लिखना नहीं है कि यार कोयला कैसा लिखना है चाहे तो अब वितरण लिखो। स्टार लिखो वितरण में। भारत में कोयले का वितरण पूर्वी भारत में पूर्वी भारत में कहा गया कि 78 अंश, पूर्वी भारत में 78 अंश, पूर्वी देशांतर के पूर्व भाग में, देशांतर के पूर्वी भाग में पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है, एक बार शुरू से रिपीट कर दीजिए। भारत में कोयले का वितरण पूर्वी भारत में 78 अंश, पूर्वी देशांतर के पूर्व में पठारी भाग में पाया जाता है। तो भारत में कोयले के विस्तार एक ये आपका विस्तार है, एक ये विस्तार, एक विस्तार, बाकी थोड़ा बहुत बना होता है। जो छोटा नागपुर का पठार आता है ना, छोटा नागपुर पठार आपका मिनरल रिच क्षेत्र है। अब कभी अगर भूगोल नहीं पढ़े हैं
तो आप उतना नहीं देखें, लेकिन जब कहीं भी आप देखोगे तो जो छोटा नागपुर पठार आता है वो भौतिक रूप से संसाधन संपन्न क्षेत्र है। इसमें कौन कौन राज्य आते हैं? झारखंड, आपका पश्चिम बंगाल का पश्चिमी हिस्सा और उड़ीसा का उत्तरी हिस्सा और आपका छत्तीसगढ़। इतने राज्य जो है कि छोटा नागपुर पठार में आते हैं। और ये सब राज्य कल आपने खनिज पढ़ा, कोयला वोयला के साथ साथ ये अन्य खनिज संसाधन भी यहीं पाए जाते हैं। क्यों? ये धारवाड़ क्रम की संरचना भी इसी में पाई जाती है। धारवाड़ क्रम की संरचना में ये भी है, तो इधर भी है जो आपका है धारवाड़, जो छत्तीसगढ़ से है, ये सब छत्तीस आपका आंध्रा से है, आपका इधर से भी है। और एक खनिज में स्पेशली ऊर्जा संपन्न क्षेत्र है ये। और खनिज संसाधन तमाम क्षेत्रों में आपने पढ़ा, राजस्थान भी जावर था, आपका आंध्रा में भी था, कर्नाटक तमिलनाडु में भी था, कर्नाटका में भी था, हमने सब कल आपने पढ़ा था हमने। तो अधिकांश जो आपका एनर्जी है स्पेशली कोयला, जो 78 पूर्वी देशांतर के पूर्व में ही है, ऐसा नहीं है कि इधर नहीं है। क्या हो गया? दो लड़कियां मुस्कुरा रही हो, हम लोग भी बताओ, हम लोग भी मुस्कुराए क्यों? बड़ी बात होगी, कहाँ की हो? क्या सोचते हो कि मास्क के अंदर कोई हंसे का पता नहीं चलेगा? अनेक व्यक्ति मास्क के अंदर हंसे का पता नहीं चलेगा, हंसता है व्यक्ति आंख भी बताती है ना? हंसो, बता दो, हम लोग भी हंस ले। हंसना जो हंसना ये कहते हैं कि बेस्ट थेरेपी है लाफिंग, लेकिन समय पे हंसना, एक बेवजह हंसना भी उसकी भी पहचान है। हाँ, कि आप ट्रैक उतर रहे हो, हाँ हर समय। क्या कुछ कोई विशेष आनंद मिला? क्यों? दो लड़कियों बताओ, कोई खिंचाई नहीं कर रहे हैं? और लोग सर हंसो भी तो बचा के हंसो, पेट में हंस लो। लोग पेट में भी हंसते हैं, नहीं पता है? पेट हिलेगा थोड़ा, पेट में हंसना, अरे मुहावरा है भाई। पेट में हंसना मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना है, मुहावरा नहीं पड़ेगा हिंदी में। कहते यार पेट में हंस रहा है, मतलब मन के अंदर से प्रसन्न हो और चेहरे भाव दिख जाते, कोई सिलेक्ट हो जाते हैं। आंसू दो प्रकार के होते हैं, खुशी के भी, गम के भी। खुशी में उनसे पूछो जो सिलेक्ट हुए हैं और बहुत संघर्ष के बाद सिलेक्ट हुए। खुशी उनको रात नींद नहीं आती है। आप अपनी एक्सपीरियंस बताएं, जब हम पहले बार सुन, कई मित्रों का एक्सपीरियंस है, रात में सोचते हैं कि यार कब सुबह हो, अगर रिजल्ट सामने आए तो व्यक्ति पहले तो फोन लेता, सुबह कैसे मैं बताऊं सबको कैसे। निकल के व्यक्ति और 9 दिन खाना खाएगा। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आया था, मैं खाना खा रहा था, अब गाँव था, आया था उसमें खाना खा रहा था। एक मित्र बताया, फोन कर दिया, रिजल्ट आखिर तुम्हारा हो गया? मैं बता रहा हूँ पूरा खाना भी नहीं खाया, नहीं खा पाऊंगा। ये सोचो कि अभी खाना तो खाना है, अब क्या दिक्कत है? अब खाना खाना है तो थोड़ा सा आनंद दो। तो जब आप सेलेक्ट होगे तो एक उसकी एक अलग अनुभूति होती है, कुछ क्षण की। वो देखो, मैं फिलहाल बौद्ध धर्म में है क्षणिकवाद, सब चीज क्षण भर का होता है। अब अलग बात है, उसकी बात से आपका लाइफ सेटल है, सही चल रहा है, तो वो खुशी भी क्षणिक ही होगी और गम भी क्षणिक होता है। गम भी, आप हमारे इतने इष्ट लोग मर जाते हैं, चले जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन के बाद व्यक्ति भूलने की प्रक्रिया में हो जाता है, तो वही चीज होता है। लेकिन जो सफलता होती है कुछ समय तक होती है, लेकिन उसके बाद आपको लगातार उसका आनंद देती रहती है। क्योंकि भाई आप सेटल हो, अपने मन की चाहे चीजें कर पा रहे हो, मन का कपड़ा लत्ता पहन पा रहे हो, मन का क्रीम पाउडर लगा पा रहे हो, मन का जूता चप्पल पहन पा रहे हो, बाइक का जो भी चीजें हैं, ये सब आपको सफलता ही एक दिला सकती है। अभी आप पापा सपोर्ट करें, बाद में रहोगे अपने पैर पे खड़े होकर करो, एक उसका अलग मजा है। उनसे पूछे जो सिलेक्ट हो गए, हम लोग भाई की सब आप बीती बताते हैं। जब रिजल्ट आएगा खाने का मन नहीं है, एक ही चीज नहीं करता, खाने का मन नहीं करता। चलो यार थोड़ा सा लोगों भी शेयर हो कि मैं सिलेक्ट हो गया। देखो बहुत कहते थे कि नहीं पढ़ता है, अब उतार हो चले गए ऐसे जैसे हाँ हवा हवाई। ऐसा व्यक्ति होता है कि इसे प्रेशर कोई और समाज में है, कितनों पढ़ो और सेलेक्ट नहीं हो तो घर की मुनी साग बराबर है, पढ़ता नहीं होगा, सुनता होगा, मोबाइल चलाता होगा, किसी नौकरी में देखा वो हो गया, उनका लड़का होगा, उनकी लड़की हो गई, कितना समय हो गया ये, जैसे ही सेलेक्ट हो जाओगे वही व्यक्ति नहीं यार रात में दिन में तो घूमता था, रात में पढ़ता रहा होगा।
मोबाइल नहीं चलाता रहा होगा यहाँ देखो तो मोबाइल चल रात में मतलब 2 बजे के बाद पढ़ता रहा हो तब ऐसा बस कल उगते हुए सूर्य को नमस्कार करने की परंपरा तो हर जगह है। डूबते हुए सूर्य को नमस्कार करता है छठ मैया को छोड़ कोई करता है? तो आप अपने को वही चीज करो तभी आप सेलेक्ट हो गए, तमाम कमियां मिट गई। तब तो सिलेक्ट नहीं हो सामान्य कमी को तिल का तारा बना देंगे। नहीं, मैं देख रहा था एक लड़की के साथ घूम रहा था तो मैं देख रहा एक लड़की के साथ वहां बैठी थी, यही करते हैं। सिलेक्ट हो गए, अरे वो दोस्त था, कोई दूसरा थोड़ा ना, दोस्त था। अब वैसे पश्चिमी अंगल चलेगा, इसीलिए तो नहीं पढ़ता। बाद में दोनों मिल के पढ़ते थे। ये समाज की हकीकत है। आगे लिखो, हम बात करते हैं बहुत हिंदी में आते हैं, नहीं करता, लेकिन पॉजिटिव वे में चलो, ठीक है। तुम दोनों लड़कियां तो क्यों हंसी रही है? क्या मिल गया भाई तुम दोनों को? बताओ, ऐसा नहीं कि हम नहीं देखते। ऐसा क्या आज क्लास हो गया कि तुम मन के अंदर हंस रहे, बेचारा मास्क भी नहीं छुपा पा रहा है? चलो लिखो, क्या लिखा है? ये पाया था ना? हाँ, अब लिखो देखो दामोदर घाटी से, क्या अपन ऐसे लिखो, गोंडवाना कालीन कोयला के क्षेत्र, हेडिंग गोंडवाना कालीन कोयला के क्षेत्र। जब पृथ्वी को लिखना मत देखना, बोलो खड़ा लिखना स्टार्ट। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो गोंडवाना लैंड क्या था? भूगोल वाले जानेंगे, यही दोनों जो पढ़े हैं ये सुने होंगे। क्यों कौन गोंडवाना लैंड सुने हो ना? क्या था? गोंडवाना लैंड था। टूट कर विभाजित हुआ, तो फिर ऊपर का भाग जो अंगारा लैंड हो गया, नीचे गोंडवाना लैंड हो गया। कहते कहते बोलने तो लगा तो मैं मेरा कब नेगेटिव ही नहीं होता। मैं तो बोलना स्टार्ट तो करो, पीजी स्टूडेंट स्टार्ट तो करो। सही बता रहा है। जब पृथ्वी की उत्पत्ति की बात हुई तो ये जो था, ये क्या था? पहले पैंजिया, और ये क्या था? पैंजिया स्थलीय भाग। ये पैंजिया, ये क्या था ना? पैंथालासा जलीय भाग। पैंजिया था, पैंथालासा था। जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ स्थलीय भाग, इसमें स्थलीय भाग में तो ये 2 पार्ट में टूटा। ये नॉर्थ, ये साउथ। नॉर्थ हो गया अंगारा लैंड, और साउथ हो गया आपका गोंडवाना लैंड। तो केवल यही नहीं, जो भी भाग, जो चाहे दक्षिण अफ्रीका हो, दक्षिण अमेरिका हो, अफ्रीका हो, अफ्रीका कुछ पार्ट, दक्षिण अमेरिका हो, और प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया हो, ये सब गोंडवाना लैंड के हिस्से के हैं ये भाग। और गोंडवाना लैंड प्राचीन में है तो ये भी सब चीजें। लेकिन जब मोमेंट हुआ, जब आप कभी वेगनर की थियरी को पढ़ेंगे आप, पहले तो 2 पार्ट में टूटा, फिर जब जो ड्रिफ्ट हुआ महाद्वीपों में, प्रवाह हुआ महाद्वीपों का, तो जैसे जैसे महाद्वीप बढ़ते गए वो टूटता चला गया। जब वेगनर थ्योरी पढ़ेंगे आप तो वेगनर यही कहते हैं कि जो आपका ये है, ये पलक सटाओगे तो ये खत्म हो जाएगा, है ना? ऐसे सटेगा तो ऐसे तो पहले सब एक में मिले हुए थे। तो क्या था? पैंजिया था। फिर मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ये इधर जाने लगा, ये इधर जाने लगा, पूर्व पश्चिम। तो बीच में अंध महासागर एस आकार में मिलता है। इसका कारण यह है उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में जब मूवमेंट हो रहा था तो दोनों गति में अंतर था। 33 साल नहीं, वो तो 33 साल तो बात है। 33 साल तो भारत की, 33 साल तो ये पहले इसमें देखो, ठीक है। तो जब यहाँ जब चले तो पहले ऐसे अलग हो गए तो ये बीच में जो जली भाग था तब हिल गया। जब आप देखो खेत में लगाते हो, मेड़ तोड़ दो तो पानी भर जाएगा। धरती में हट गया तो नीचे पानी आ गया, कौन सागर बन गया? अटलांटिक महासागर। इसी के साथ अटलांटिक महासागर एस शेप होता है, पिछड़ा चुका है। कौन सा महासागर एस आकार में है? अटलांटिक महासागर है। जब महासागर के नीचे बॉटम रिलीफ ऑफ ओशियंस पढ़ेंगे, ये तो भूगोल में पढ़े हैं,
तुम लोग पढ़ोगे भी। तो उसमें आता है आपका कि ये क्यों एस शेप में बना, इसकी जो भूआकृति क्या है, ये सब आप उसमें पढ़ेंगे। जब ये टूटा फिर उसके बाद ये जो हिस्सा था ये पूरा यहाँ था, ये इस पार्ट में ये पूरा ऐसे, ये जो पार्ट था ये यहाँ चिपका था, निकल के स्लाइड हुआ, स्लाइड से चली गई सरकते हुए। तो जो बीच में इसीलिए यहाँ जब टूटा ना, ये कगार है, इसलिए पश्चिमी घाट पर्वत में पश्चिमी घाट कगार का रूप है। क्यों? क्योंकि यहाँ जब टूट के निकला है, जब टूट के सरकता गया फिर यहाँ रिक्त घाटी फिर बनी समय के हिसाब से, तो अरब सागर धंसा, और ये धंसोत पर्वत कहते हैं इसको, समझो ना। पश्चिमी घाट पर्वत का रूप नगर कगार है, धंसोत पर्वत का उदाहरण है। और आपका बीच में जो आपका हिंद महासागर ये आपका है, ये अरब सागर वो धंसा है, तो वो रिक्त घाटी का उदाहरण है, और ये कगार है, ये टूटे हुए हैं। और इसके बाद जब ये पूर्व पश्चिम हुआ फिर उसका उत्तर दक्षिण मूवमेंट स्टार्ट हुआ। जब उत्तर दक्षिण मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो यहाँ पहले क्या था, टेथिस सागर था। टेथिस मीन्स कि ये जो बंगाल भूमध्य सागरीय भाग है, ये भूमध्य सागर विस्तार यहाँ तक था, भूमध्य सागर विस्तार यहाँ तक था। लेकिन उत्तर और दक्षिण जब मूवमेंट हुआ, नदियां आई अवसाद लेकर, उसको पाटती रही, वो पाटती रही, प्लेटें टकराती रही ऐसे। ये पार्ट टेथिस सागर यहाँ पे, अब एक तो ये चिपका, ये ऐसे, जहाँ हिमालय है पहले वहां टेथिस सागर था। जैसे जैसे उत्तर से नदियां आई, दक्षिण नदियां इसमें अवसाद गिराती रही, अवसाद गिराती रही, और ये एक अलग प्लेट है, एक अलग प्लेट है, दोनों प्लेट टकराती रही। मैंने कहा ना आप लोगों को प्लेट जब पढ़ो तो घर में कोई अगर लड़कियां आटा रोटी बनाती होगी तो आप एग्जाम्पल आज जब आटा साना रोटी बनाने के लिए पहले आटा गोली करके ऐसे कर लेना, कल ना बनाना। कौन बनाते हो? खाते लोग बनाते हो ना घर पे? हाँ, जो तो नहीं बनाते, कहते हमारा तो आधा जाता है, जलिए खत्म हो जाता है, ट्रेनर में क्या बनाए खाना। तो आटा ऐसे फैला लो गोला करके, ऐसे ऐसे करके, फिर आटा को ऐसे दाबो, देखो उसमें फोल्ड पड़ेगा बलाए, तो ऐसे आटा हो जाएगा। जब ऐसे आटा रहेगा तो दाबोगे तो इसमें मूवमेंट हो जाएगा, तो कहीं ऊंचा कहीं खाला। तो आप ये यही विशेषता हिमालय में है, पीक फिर प्लेट फिर घाटी फिर पीक फिर घाटी फिर पीक, क्योंकि होने के बाद ये वाला है ना बलन, ऊंचाई है फिर ऊंचाई फिर, तो क्योंकि फोल्ड है आपका। नवीन बलित पर्वत को फोल्डेड माउंटेन भी कहते हैं, बलित पर्वत कहते हैं। तो जब यहाँ दोनों हुआ तो ये आज आपका कुछ पार्ट ये जो है आपका भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, ये आपका ब्लैक सी, ये सब आपके टेथिस सागर के अवशेष मात्र है। इसलिए विद्वान ये कहते हैं कि इन फ्यूचर ये सब भी पट सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि ये नदियों के प्रवाह में तमाम वेरिएशन उत्पन्न हुए, हमने नदियों पे बांध बना दिया, सेडिमेंट उठाने लगे, जो जैसे बिहार में कोसी नदी कहा था ना, कोसी नदी बिहार की शोक है। तो तमाम जो आपकी आप न्यूज में पढ़ते हो कि बाढ़ आने से पहले मई जून में तमाम गवर्नमेंट समीक्षा करने लगती है कि बाढ़ से किस तरह बचा जाए। लेकिन कभी इतना पैसा खर्च, और करप्शन का ये उदाहरण है देश में कि हर साल जब से मैं, आप भी पढ़ोगे, जब से मैं पढ़ रहा हूँ, कोसी नदी को बिहार का शोक, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। इतना उम्र हो गया पढ़ते पढ़ते, क्यों शोक कहते हैं? लेकिन हर ग्रीष्मकालीन मानसून में योजना बनाई जाती है कि बाढ़ कैसे न आए, लेकिन फिर जो आएगा इसमें फिर बिहार आधा डूब गया। तो क्यों? और बिहार लाता है बाढ़, होता कोई अमीर कोई दूसरा है, कौन? अधिकारी, जो आप लोग बनना चाहते हैं। होता क्या है कि जब भाई बाढ़ आया, बहुत पैसा आया, बह गया, जो बहता है उसका कोई हिसाब किताब है क्या? बहुत मैंने मिट्टी पटवाई, बह गई, खत्म काम, उसका कोई समिति खोज भी नहीं कर पाएगी। तो सबसे अच्छा जो आप कहते हो गोमती को हम टेम्स बनाएंगे, टेम्स मान लीजिए छोटी नदी है, टेम्स मैंने कहा कि नमामि गंगे के तहत हम गंगा को साफ कर देंगे। गंगा साफ हुई? कुछ नहीं साफ हुई, जो भी त्यों बनी है। मन की बात अलग बात है, मन से चिल्लाते रहो गंगा साफ होगी, कोई साफ नहीं। लेकिन टेम्स से गंगा की तुलना करना ठीक भी नहीं है, टेम्स से बहुत छोटी नदी है। और टेम्स जहाँ बहती है वो पठारी क्षेत्र उस टाइप का है, मैदानी क्षेत्र वैसा नहीं है। और टेम्स जो नदी हिमालय गंगा निकलती है हिमालयी क्षेत्र से, जहाँ
बहुत वनस्पति है, वहाँ डिफोरेस्टेशन हो रहा है, स्लाट जो आपका अवसाद लेके आती है, तो छोड़ेगी कहाँ? अपने नदी अपने पेटी में तो छोड़ेगी, जो इसे बह रही है इसी में छोड़ेगी अवसाद। तो सबसे अच्छा विकल्प क्या है? इसको गहरा करो, पेदी को उसकी पेद, जैसे ऐसे नदी है तो नदी में ज्यादा पानी आएगा ना, और अपने किनारों पे ये सब समझिए, हाथ में किनारा है, लेकिन जैसे पेदी होती है, मान लो पेदी ऐसे हो गई, अब वही पानी फैल गया उधर, ये डूब गया, अब ये पानी यहाँ डाक के जाएगा बाहर। जब ये पानी अब ऐसे थी तो पानी यहाँ से बहते हुए जा रहा था, लेकिन जैसे ये सेडिमेंट से होके ये ऐसे हो गई, ओके ना, तो पानी इधर फैल गया, इधर फैल गया, तो जरूरत हमको इसको फिर से ऐसे करने की, यहाँ सेडिमेंट हटाओ, फिर देखो बाढ़ आता है, बताओ, उसी सेडिमेंट को निकाल के नदी किनारे कर दो, तटबंध बना दो। लेकिन ये काम कोई सरकार नहीं करेगी। जब कर देगी तो अगली बार बढ़िया में कमाई कैसे होगी? कर देगी कमाई कैसे होगी? तो ये जो ठोस को ना, इसीलिए जोड़ के जो पिछले यूपीए गवर्नमेंट में कमीशन बना नदी जोड़ो परियोजना, उद्देश्य इसका यही था कि जो एक्स्ट्रा जल जिस नदी का है उसको वहां से उठा के लिफ्ट करके उस नदी में डाल दिया जाए जहां जल कम हो, ताकि उन क्षेत्रों में भी जल मिल जाए जहां जल उस समय नहीं मिल पाता। जैसे पठारी क्षेत्र में आपका बेतवा खेत जोड़ने का कार्यक्रम सफल हुआ है भारत में, एमपी और यूपी की नदी है, तो ऐसे था प्रोजेक्ट के चैनल के माध्यम से जोड़ा जाए, लेकिन उसकी भी तमाम पर्यावरणवादी विरोध कर दिए कि भाई यहाँ पानी उठ के जाएगा तो यहाँ क्लाइमेट चेंज होगा, वहाँ क्लाइमेट चेंज होगा, वेदर चेंज होगी, तमाम तरह चेंज होगा। वो भी ठंडे बस्ते में हो गया, और ये प्रोजेक्ट ठीक था। लेकिन अगर जब तक वो नहीं सही होता है, पानी व्यर्थ जाने से बेहतर है आप नदी की पेंदी को गहरा करो, लेकिन अजल गगरी छलकत जाए, है ना। तो आप अपने जब व्यक्ति जितना ज्ञान प्राप्त करता है तो उतना गहरा होता जाता है। ज्ञान व्यक्ति पढ़ लिया, अरे मैं बहुत जानता हूँ, वही जाएगा फिर छलकेगा ही। तो नदी हज़ार जो कम जो कहीं जहाँ से जहाँ सेडिमेंट से क्षेत्र होकर आती है, अगर उसके बेसिन को गहरा नहीं करोगे तो नदी बाढ़ लाती ही रहेगी। अब गंगा नदी को देख लो, हम लोग धर इलाहाबाद देखे बनारस, इलाहाबाद में गंगा नदी बहुत चौड़ी है। इलाहाबाद कभी गए हो आप लोग? इलाहाबाद में नहीं गए हो? गए हो? इलाहाबाद में देखो नदी पुल पार करने का तो 1.5 किलोमीटर लगता है, झूसी का कम से कम पार करो आप लोग। तो और हम लोग जब तैयारी करते थे एग्जाम सेंटर जाता था, साइकिल चलाते जाते, अरे यार पुलवा नहीं खत्म हो रहा है, इतना चौड़ा होता। गंगा झूसी में सेंटर आता था, साइकिल से दाग के आते थे, आप ही लोग की तरह। अब अलग बात, अब जो नौकरी पाके मैंने कहा ना, नौकरी की खुशी यही है। तो वहाँ चौड़ी है, लेकिन बनारस में आप जाओगे कम चौड़ी है, बनारस में कम चौड़ी, लेकिन इलाहाबाद में चौड़ी है। इलाहाबाद में गंगा नदी चौड़ी होने का इसका पेदी कम, ये गहराई कम है, और बनारस में ज़्यादा गहरी है। इसलिए बनारस में गंगा नदी का बाढ़ का उत्पाद कम बचता है जितना इलाहाबाद बचता है। हमारी दीदी का मकान इलाहाबाद में है, थोड़ा खाल में है, ऐसा कोई बाढ़ पानी जब उनके मकान पानी न घुस जाए। गंगा नगर आपका राजापुर कॉलोनी में जानते होंगे, तो राजापुर कॉलोनी में इधर जहाँ हम लोग आते हैं, सलोरी, बघाड़ा, अल्लाहपुर, कितने लोग के घर चले जाते हैं छोड़ उस समय, नहीं जाओ घर, रूम में पानी। हमारे दिल्ली के मकान में इतना पानी, जीव जंतु आ जाए सो अलग, हाँ गंदगी आ जाए, स्मेल अलग, कम से कम 1 महीना तक स्मेल आता है रूम में, कितना परफ्यूम छिड़कते रहो। तो ये सब कब, जब आप एक बार गहरा कर लो गंगा नदी का पेरी, केवल कुछ 100 मीटर गहरा कर दो, देखिए ये सब बाढ़ मचाना बंद कर देंगे नदी। बाढ़ मचाना, आप जैसे बांध का जो बांध में सेडिमेंट जमा होता है उसका गवर्नमेंट खनवा देती है, जब बांध का खनवा गहरा करा दे रहे हो, उसी तो नदियों की पेरी का गहरा करा दो। जैसे यमुना नदी उत्पाद नहीं मचा पाती, वाटर लेवल बढ़ जाएगा। यमुना नदी उत्पाद नहीं मचा पाती, क्यों? कि यमुना नदी गहरी है। मैंने बताया ना कि मैं क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में, ओझा साहब से पूछे थे, वैसा हमसे पूछे थे कि कोई बताता, मैं भी था, एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, कि इलाहाबाद के संदर्भ में यमुना और गंगा नदी में कौन एक दूसरे के सहायक है। सहायक नदी कॉन्सेप्ट ये होता है कि सहायक नदी उस नदी को मानते हैं जिसकी बेस लेवल जो बॉटम है वो मुख्य नदी से उथली हो। जैसे मुख्य नदी गहराई और सहायक नदी उसके ऊपर, तभी उसमें मिलेगी। जब वो गहरी होगी पानी इसमें चला जाएगा। जो सहायक नदी होगी उसकी बेसिन मुख्य नदी से उथली होगी, लेकिन इलाहाबाद में यमुना नदी की बेसिन गंगा से गहरी।
इसलिए यमुना नदी में बाढ़ आता है, लेकिन वैसा वो तांडव नहीं मचाती, वो पानी आकर गंगा नदी में उत्पात मचा देता है। यमुना नदी पर लेकर खूब पानी आ गई और इलाहाबाद जाकर मिलती है दोनों, तब वो जो आगे फ्लो चलता है गंगा में, वो नरक कर देती है। कारण ये है कि यमुना नदी में माइनिंग बहुत है, यमुना नदी में खनन बहुत है आपका बालू का। यमुना नदी बालू क्यों है, गंगा नदी बालू क्यों नहीं है? बताओ दोनों लड़कियां बैठ के कथा सो रही हो, क्यों दादा बताओ, सोचो, मेहनत करो, क्या दिक्कत है? और लड़कियां मेहनत करो। यमुना नदी में क्यों बालू मिलता, गंगा नदी में क्यों नहीं मिलता? खनन बालू है, खनन नहीं करना क्यों? खनन माफिया क्या बेवकूफ है क्या? हमको पता चला गंगा में मिल जाए, गंगा में खन देंगे। हो सकता है ट्रांसपोर्ट का रीजन हो, मतलब जैसे कि जो बालू वहाँ से खनन करके ले जाने में कौन की यमुना नदी में लिफ्ट लगा हुआ है? और बताओ इधर क्यों? यमुना नदी का बेसिन वायरस वो तो खन के गहरा कर दिए हैं, वो तो मैं कह रहा हूँ खन के गहरा कर दिए हैं ना। अब आप मास्क के अंदर मुस्कुरा रहे बताओ, ऐसा कैसा रोक है क्या? रोक है क्या? कारण है, तुम बताओ, कारण है नदियों का प्रवाह क्षेत्र। अब यमुना आती है पठारी क्षेत्र से बह के, तो चट्टानों के टुकड़े लाती है जिसको बालू मिल जाता है। गंगा ने मैदानी क्षेत्र में, गंगा नदी में बालू मिलता है, लेकिन वो घर वाला नहीं मिलता, इंटरलॉकिंग वाला बालू मिलता है। भाई गंगा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र मैदान है और यमुना नदी जो प्रवाह क्षेत्र है वो पठार है, हमारा ही आता है। अच्छा सर, हाँ आपका जाना है लखनऊ। अरे वही डॉक्यूमेंट तो कितना ना भेजिए कल तो दिन भाई, कल मन बुधवार। हाँ ठीक ओके ठीक है। मेन रीजन ये है, जो जैसे आपका मैंने कहा ना कि सोन नदी है, सोन नदी सोनभद्र में अधिकारी जब आप डिप्टी एसपी एसडीएम हो जाओगे ना, तो सोनभद्र में सोचते कि हमारी पोस्टिंग सोनभद्र में हो जाए। चंदन आंध्रा में चंदन है, सोनभद्र में तेलंगाना, आंध्रा में चंदन। सोनभद्र में खनन है, सोन नदी का बालू जो मकान घर बनता है ना, जो आपका लखनऊ के जो तमाम गार्डन पार्क बने, जो पत्थर कहाँ से आया है? चुनार से आया, हमारे जिले से लाल बलुआ पत्थर जो है चुनार से आया है। हमारे का पहाड़ सब तोड़ दिए गए। हमारा हमारी चुनार तहसील है, वहाँ के पहाड़ बड़े ऊंचे थे, काट पीट गए पहाड़। तब आपको सेब से पत्थर मिलते हैं, सब निकाल को सब पत्थर मायावती जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी तब वहाँ बनवा दी, लखनऊ चमका दी, नो डाउट। जो सोन नदी है, सोन नदी में भी कहाँ से आती है? वही पठारी से आती है। तो वो नदी भी अपने साथ पहाड़ों चट्टानों टुकड़ों का लेके आती है। वहाँ टुकड़े के जब एक टुकड़ा लड़ाते वो जो रगड़ खा रहा है, जो पार्ट छोटा छोटा हो क्या बालू का ही हो रहा है, और वो बालू घरों की सोन नदी का बालू बहुत महंगा मिलता है। वो नदी पर रोक है, लेकिन खनन माफिया करते रहते हैं, आप पेपर पढ़ते रहते हो। तो सोन नदी भी बहुत चौड़ी है, सोन नदी से बहुत बालू खनन होता है, यमुना नदी में होता है खनन। गंगा नदी में वहाँ होता है जो गंगा नदी का रेत निकालते हो, बालू नहीं होता, रेत होता है। और वो रेत भी महंगा बिकता है, ऐसी बात नहीं है, वो रेत बिक रहा है, वो इंटरलॉकिंग वाले में, जब नहीं सड़कें बनाते इंटरलॉकिंग होता है ना रेत, वो उस रेत का प्रयोग होता है उसमें। तो सब नदियों का अपना महत्व है, कहाँ से आ रही है। तो ये अंतर पता चल गया ना कि मैदानी क्षेत्र की नदियों में आपको बालू नहीं मिलेगा, रेत मिलेगी। और जो पठारी प्राकृतिक क्षेत्र की नदियाँ आती हैं उनसे बालू मिलेगा, जो घर योग बनाने के लिए सीमेंट में मिश्रण होता है। 7-6-7-1 6-1 5 नहीं लाते हैं, घर बनाते हैं तो, है ना, तो वो मिलता है बालू। और उसकी भी तमाम, आप देखो कोई चट्टान जब आप पढ़ोगे आगे तो चीज मिलता है कि जो चट्टान बना है वो पहले कहीं बड़ा रहा होगा, पानी में रगड़ाते अंदर वो घिसता जितना बड़ा होगा, घिसते छोटा बारीक हो गया ना। तो मिट्टी जो भी आती है सब उपयोग कर लेते हैं लोग। तो यही है, चट्टान का रूप रगड़ाता रहेगा, चलता रहेगा, बालू में तब्दील होता रहेगा। इसलिए पठारी क्षेत्र की नदियों में बालू पाया जाता है और मैदानी क्षेत्र की नदियों में रेत पाया जाता है। और रेत
बालू से अधिक खतरनाक है। रेत सेडिमेंट रहता है, पानी को उछाल देता है, पानी सोखता है, उस फ्रेश होता है, जितना रेत सोख लेती है, इसलिए पानी फैल जाता है, बाढ़ आ जाती है। अब रेत को खनवाए और रेत को किनारे करें, चाहे तो गवर्नमेंट कर दे, उस रेत का यूज भी हो सकता है, बिक्री भी हो सकती है, लेकिन जो बनाने वाले नीति नियंता है कौन है? वही लोग है ना जिनको कमाना है या जिनको कमाने में हिस्सा मिलने वाला है। सचिव, मुख्य सचिव, कोई गवर्नमेंट नीति ना, अरे ऐसा मत बनाना, जो डीएम एसडीएम से जो बन के आता है ना वो नहीं मिल पाएगा, तो चल रहे सेडिमेंट होने तो बाढ़ आने, तो बाढ़ में भी कमाई, बाढ़ आया, इतना बाढ़ का पैसा खर्च बह गया। नमामि गंगे पे मामूली पैसा गया, नमामि गंगे पे इलाहाबाद बनारस में देखा, पेड़ लगे, सब चीज लगे, सब बह गए। पेड़ जो लगी, जो पेड़ को सुरक्षा करने टी गार्ड लगा, टी गार्ड लेके चले गए सब। जो रात में स्मैकिए होते हैं उनके लिए लोहा बहुत कीमत है, पेड़ सूखा वो भी उठा ले गए, क्या करोगे? तो पैसा तो चला गया गवर्नमेंट का ना। गवर्नमेंट क्या, आम करदाता, आम नागरिक, वो पैसा उतना न गया होता तो होता कि उसके लिए और रोजगार के और अवसर बनते। लेकिन चलो ठीक है, एक उद्देश्य था कि गंगा को साफ करें, और गंगा इतनी बड़ी नदी है, इतना क्षेत्र से गुजरती आसान नहीं है। छोटी नदी हम गोमती नहीं साफ कर पाए, गंगा की तो बातें छोड़ दी। गोमती 800-900 किलोमीटर की नदी हम नहीं साफ कर पा रहे, गंगा की तो बातें छोड़ दीजिए। तो और उसके सहारे कितना जीवन है, कितना शहर है, तो उसका गंदगी, उसका पॉल्यूटेंट जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र वो सब कहाँ जाएगा? गंगा नदी लेके जा रहे हैं। तो लिखवा दीजिए, क्या लिखिए? कोयला क्षेत्र। अच्छा लिखो, पहला उसमें लिखो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र लिखो। इस घाटी पिछला लिखना, इस घाटी में भारत का सर्वाधिक संचित भंडार है तथा भारत का सर्वाधिक संचित भंडार है तथा यह देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र भी है तथा देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र भी है। अगला स्टार्ट लिखो इसी में, यह मुख्यतः झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। अगला स्टार्ट लिखो, अगला स्टार्ट लिखो, झारखंड में झरिया लिख रहा हूं, देखो ऐसे झरिया, झारखंड में झरिया सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। देखो भूलना मत, बहुत फेमस है झरिया, झारखंड, झ, ठीक है। एग्जाम में कई बार आता है, सामान्य एग्जाम में किसी को मिला, सामान्य एग्जाम में झरिया प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? झ भूलना मत, झरिया झारखंड, झरिया झारखंड, ठीक है, भूलना मत, आता है एग्जाम में। लिखो, उसी में लिखो, भारत में कुकिंग कोयला, जो खाना बनाने कोयला का यह सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत में कुकिंग कोयला का यह सबसे बड़ा क्षेत्र है। अगला लिखो, अगला क्या है? इसके अलावा मतलब झरिया के अलावा बोकारो, चंद्रपुरा, गिरिडीह, गी पे छोटा है, री पे बड़ा है, गिरिडीह,
क्यों पे छोटा है गिरी गिरिडीह गिरिडीह कर्णपुरा कर्णपुरा रामगढ़ आदि झारखंड के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। झारखंड के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। अगला स्टेप लिखो पश्चिम बंगाल में लिखो। अगला स्टेप पश्चिम बंगाल में रानीगंज ये सब है, ये है रानीगंज। पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र है। यहाँ उच्च कोटि का स्टीम कोयला पाया जाता है। उच्च कोटि का स्टीम कोयला पाया जाता है। स्टीम कोयला पाया जाता है। अगला लिखो सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र। सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र लिखो। मध्य प्रदेश से लिख दो। मध्य प्रदेश कुछ प्लेस लिखो, राज्य प्लेस लिख दो। मध्य प्रदेश में लिखो सोहागपुर स्टेट लिख दो, बस प्लेस लिखते हो डैश करके। सोहागपुर, उमरिया तातापानी रामकोला एवं सिंगरौली। अगला स्टेप लिखो सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। एक लाइन और लिख लो सोनभद्र स्थित ओबरा ताप विद्युत संयंत्र को ताप विद्युत संयंत्र को कोयले की आपूर्ति कोयले की आपूर्ति सिंगरौली से ही होती है। अगला लिखो महानदी घाटी कोयला क्षेत्र। महानदी घाटी कोयला क्षेत्र राज्य लिख लो, उसमें प्लेस लिखना है। नीचे लिखो राज्य में छत्तीसगढ़ में टाइप लिखो कोरबा। ये कोरबा है। कोरबा झिलमिली ये झिलमिली है। कोयला झिलमिली चिरमिरी फेमस प्लेस है ये चिरमिरी सोन
तुमहट। अब अगला राज्य लिख लो उड़ीसा, उसी में लिखे, ये छत्तीसगढ़ में लिखे थे आप, अब उड़ीसा में लिखो। ये ध्यान देना कि आपका जो झिलमिली कोरबा, ये एग्जाम में आ चुका है। झिलमिली किसके लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है, एग्जाम में आ चुका है, कोयला और छत्तीसगढ़। अगला लिखो उड़ीसा, इसमें लिखो तालचेर एवं संभलपुर। तालचेर, तालचीर भी कहीं मिलता है, कल्चर अब इस समय हो गया है। तालचीर मिलता है, कल्चर हो गया हाँ कहीं तालचेर मिलता है, इसमें का तालचर हो गया है। तो तालचीर तालचेर तालचेर समझ लो कि शब्द वही है, ठीक है। एवं संभलपुर, एवं संभलपुर। अगला लिखो गोदावरी नदी घाटी कोयला क्षेत्र। यदि इसमें लिखो यहाँ का कोयला मुख्यतः निम्न स्तर का होता है, यहाँ का कोयला मुख्यतः निम्न स्तर का होता है। यहाँ स्थित सिंगरैनी, सिंगरैनी देख लेना कि पहले ये आंध्र प्रदेश था, अब आंध्र प्रदेश में है कि तेलंगाना में हो गया, ये देखना पड़ेगा। सिंगरैनी डाल के देख लेना, यहाँ स्थित सिंगरैनी ब्रैकेट में लिखो, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना लिख लो, देख लेना सिंगरैनी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में भी तेलंगाना में है। लोकेशन है कि भाई सिंगरैनी। तो देख लेंगे सिंगरैनी कोयला क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध है। सिंगरैनी सिंगरौली मिलता जुलता नाम है, ये क्या ना चुका उठाव करने के लिए। एक सिंगरौली है, एक सिंगरैनी है। सिंगरौली मध्य प्रदेश, हाँ नहीं सिंगरौली तो मध्य प्रदेश है ही, सिंगरैनी ठीक है मिल जाए। मुझे आंध्र या आपका तेलंगाना में होगा, बस मुझे लगता अभी बोलता आंध्र में है, देख लो देखना पड़ेगा, लेकिन तो याद रखना कंफ्यूजन ना हो। ना लिखो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, सतपुड़ा सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, इसके अंतर्गत मोहपानी, मोहपानी एवं पाथर खेड़ा, मोहपानी एवं पाथर खेड़ा ब्रैकेट में लिखो मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश पाएंगे। मोहपानी और पाथर खेड़ा, सोन नदी का भी मध्य प्रदेश में था, इसका भी कुछ पार्ट मध्य प्रदेश में। राजमहल कोयला क्षेत्र, राजमहल की पहाड़ियां देखिए ना एटलस में, कहाँ है बताओ। लाल जैकेट बताई थी कुछ, बोलो बोलो कौन हम मार रहे हैं। हाँ इधर ही है, गुड। लिखो इसमें राजमहल कोयला क्षेत्र में लिखो ललमटिया, देखा ललमटिया, ललमटिया कोयला क्षेत्र, कोयला क्षेत्र लिख दिए। ललमटिया कोयला क्षेत्र की यह प्रमुख खान है।
अब अगला लिखो टर्शियरी कोयला क्षेत्र। टर्शियरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्व भारत में टर्शियरी कोयला क्षेत्र हेडिंग में है, उसमें छोटी हेडिंग उत्तर पूर्वी भारत। उत्तर पूर्वी भारत इसमें रोमन अंक 1 2 3 लिखो। 1 लिखो डफला कोयला क्षेत्र। डफला ये भी पूछा चुका है एग्जाम में। डफला डफला कोयला क्षेत्र देखो डैश अरुणाचल प्रदेश। दूसरा लिखो रोमन अंक में गारो खासी जयंतिया कोयला क्षेत्र। गारो खासी जयंतिया कोयला क्षेत्र। जयंतिया कोयला क्षेत्र मेघालय। डैश देखने को मेघालय। लिखो माकूम क्षेत्र। माकूम माकूम क्षेत्र। डैश देख लिखो ऊपरी असम। यह टर्शियरी कोयला में लिखा ना कि नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर मिलता है। थोड़ा जम्मू कश्मीर लिखो। जम्मू कश्मीर कोयला क्षेत्र छोटा है। जम्मू कश्मीर कोयला क्षेत्र लिखो। इस राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भाग में करेवा संरचना में, करेवा नदियों के जमाव वाला क्षेत्र, करेवा संरचना में टर्शियरी युगीन कोयला पाया जाता है। टर्शियरी युगीन कोयला पाया जाता है। थोड़ा सा आपका लिग्नाइट कोयला फेमस है, लेकिन थोड़ा सा लिख लो लिग्नाइट कोयला क्षेत्र तमिलनाडु वाला लिग्नाइट लिख लो। लिग्नाइट कोयला क्षेत्र लिखो तमिलनाडु। तमिलनाडु में यहाँ मुख्यतः दक्षिणी अर्काट जिले में स्थित दक्षिणी अर्काट जिले में स्थित नेवेली क्षेत्र में लिग्नाइट का बृहत्तम भंडार पाया जाता है। लिग्नाइट का बृहत्तम भंडार पाया जाता है। अगला लिखो राजस्थान। इसी में लिग्नाइट का थोड़ा बहुत राजस्थान में पलना लिखो बीकानेर। पलना बीकानेर। जयपुर एवं उदयपुर में जयपुर एवं उदयपुर में
इस प्रकार का कोयला पाया जाता है। इस प्रकार का कोयला पाया जाता है। ये हो गया आप लोगों का कोयला, ठीक है। कब रहेगा पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम के बाद आपका आणविक, एटॉमिक रहेगा, ये सब चलेगा, ठीक है, सब चलेगा। और ये ध्यान दीजिए कि जैसे मैंने आपको भी लिखा था, अभी आप लोगों का डेटा मुझे देना है, वो डेटा जो आपको विज्ञान की जब स्पेशली विज्ञान आप लोग देंगे उसी की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपका मैं खनिज संसाधनों का और ऊर्जा संसाधनों का ये सब डेटा मैं आपको दूंगा, ठीक है। और उसके अलावा जो आपको उद्योग में भी आता है, और इसके अलावा आपको मैं कृषि का भी डेटा दे दूंगा। विज्ञान में आता है 3 राज्यों में जो सबसे अधिक चावल उत्पादन, सबसे अधिक गेहूँ, गन्ना, तमाम तरह के जो करके नया डाटा मैं आप लोग को आंकड़े भी लिखाऊंगा, ठीक है। उससे रहेगा कि ये आप लोग एग्जाम में चलेंगे। दूसरी चीज़, जैसे आप लोग को अभी देखिए भारत की जनगणना आंकड़े आए नहीं, अभी चल के आंकड़े आए नहीं, तो एक ऐसा किया करिए आप लोग कॉम्पिटिशन के उद्देश्य से कि एक जनगणना 10 साल तक चलता है। भगवान न करे कि नौकरी पाने में 10 साल लगेगा, 10 साल तक रहेगा आपके पास। तो आंकड़ा बस जनसंख्या का, मैं जब नया आंकड़ा आता जब कॉम्पिटिशन करते थे तो 15-20 पेज में जनगणना का बना देता था पूरा। उसमें पॉपुलेशन, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, इलिटरेसी, ठीक है, क्षेत्रफल, धर्म आधारित जनसंख्या, तमाम तरह के जो पदवी, नगरीय, ग्रामीण, ठीक है, SC ST जो भी बनता था, ये 15-20 पेज में मैं बनाता था। वो 10 साल चलता था। और कम से कम आपको एग्जाम में यूपी का क्या आप लोग हो तो अपने यूपी का आएगा, दूसरे राज्य का है तो दूसरे राज्य का आएगा, तो यूपी का भी एक बना लीजिए ताकि आपका वो 10 साल तक चले। वो तरीका मैं आपको बता दूंगा, मैं ला दूंगा, एक बार देख लेना। लेकिन चूंकि नया डाटा आया नहीं है, जब कंप्लीट डाटा आ जाएगा, प्रोविजनल आने वाला है, उसमें कुछ टाइम लगेगा। जब कंप्लीट आ जाएगा तो आप लोग उसको बना लोगे। तो जब एग्जाम होगा, कम से कम एग्जाम के समय 8-10%, 5%, 8% हमेशा आते हैं कि जो जनगणना 2011 चल रहा है इसमें, उसमें आ जाएगा 21 के हिसाब से। जनगणना 2021 के हिसाब से कौन सबसे अधिक नगरीकरण राज्य है, कौन सबसे अधिक ग्रामीण राज्य है, किसका सेक्स रेशियो अधिक है, किसका जो है कि लिटरेसी रेट अधिक है, किसमें जनसंख्या घनत्व तो अधिक है, ठीक है। ये सब जो डेटा रहता है आपका, वो उसमें बना लोगे आप लोग, तो एग्जाम के लिए आपका बड़ा उपयोगी हो जाएगा। अब एग्जाम जब आएगा, हम करते थे, हमेशा बनाए रहते थे, केवल उसको मैं सुबह देखता था। भोर में जब एग्जाम होता था तो सुबह देखो कि 3-4 घंटा याद रहे, और एग्जाम तो खत्म है, फिर देखेंगे। तो रट्टा मारे 3 तक, यानी 4-5 याद करो, कंफ्यूजन। एक तो जरूर याद हो, या तो 3 तक, 1 2 3 1 2 3, ऊपर से 1 2 3, नीचे से 1 2 3, ऊपर से 1 2 3, नीचे से 1 2 3, और एक तो याद है। तो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैं देख रहा सब लोग फ्लाइट टेकऑफ मोड में है, तो हम कहेंगे भाई जब टेकऑफ मोड में है तो भाई उड़ जाए लोग, ठीक है। नेट पर कल होगी, देख रहे हैं सरल रजत भी टेकऑफ मोड में है, ज्योति भी टेकऑफ मोड में है, जैसे सब कहे आगमन गायब, ठीक है। पढ़िए आप, ठीक है, जब इसको तो पूछिए।